हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं इंडियन जुडिशरी के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, इंडियन जुडिशरी के बारे में बात करेंगे। इसी में हम लोग डिटेल में सब कुछ जानेंगे। इंडियन जुडिशरी भारतीय न्यायपालिका के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे फ्रेंड। डिटेल में पूरा देखेंगे। इससे पहले इसमें आ चुका है ज्योग्राफी का पॉवर्टी चैप्टर आ चुका है फ्रेंड, तो उस पर भी आप लोग जाके वीडियो देखें। और आज हम लोग इंडियन जुडिशरी के बारे में बात करेंगे। इंडियन जुडिशरी के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। भारतीय न्यायपालिका के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंडियन जुडिशरी। इंडिया एज ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। इट इज़ बोरोवेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसके बाद है द जुडिशरी इन इंडिया हैज ए pyramidal structure with the Supreme Court that is SC at the top, high courts are below the Supreme Court, below them are the district court। भारत में न्यायपालिका की पिरामिड संरचना है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय दैट इज सुप्रीम कोर्ट है। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के नीचे और उनके नीचे जिला न्यायालय है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जिला और सत्र न्यायालय। उसके बाद सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जैसे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालय जैसे न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय। ये सब पूरा जुडिशियल सिस्टम का पार्ट था फ्रेंड। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में देखें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। उसके बाद फिर चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट दैट इज एससी सर्वोच्च न्यायालय। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज द कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर द चैप्टर 4 ऑफ द पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 124 टू 147। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन भारत के संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुसार किया गया था। इसका जिक्र अनुच्छेद 124 से 147 में है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज द इनॉग्रेटेड 128 जनवरी 1950। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड 128 जनवरी 1950। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। उसके बाद है इट इज द सक्सेसर ऑफ द फेडरल कोर्ट दैट वाज क्रिएटेड बाय द 1935 लॉ। यह संघीय अदालत का उत्तराधिकारी है, जिसे 1935 के कानून द्वारा बनाया गया था। इट इज द सक्सेसर ऑफ द फेडरल कोर्ट दैट वाज क्रिएटेड बाय द 1935 लॉ। उसके बाद है फिर फ्रेंड बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया द लार्जेस्ट कोर्ट ऑफ द अपील वाज द प्रिंसेस काउंसिल इन लंदन। द पावर ऑफ अपील वाज आल्सो गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट। आज़ादी से पहले भारत की सबसे बड़ी अपील अदालत प्रिंस काउंसिल लंदन में थी। अपील की शक्ति भी सर्वोच्च न्यायालय को दी गई थी। तो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया लार्जेस्ट कोर्ट ऑफ द अपील वाज द प्रिंसेस काउंसिल इन लंदन। द पावर ऑफ अपील वाज आल्सो गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट। ये हो गया। उसके बाद सुप्रीम एससी जज के बारे में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय जज। तो इसमें देखेंगे इनिशियली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉर द सुप्रीम कोर्ट विद द चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जज। प्रारंभ में भारत के संविधान के एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय था। बट नाउ 2022 देयर इज ए चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस। लेकिन अब 2022 एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद फिर बात करें सुप्रीम कोर्ट जज की, जज अपॉइंटमेंट की, तो सर्वोच्च न्यायालय की जन की नियुक्ति के बारे में हम लोग बात करें तो द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है बट ही डज दिस वन द रिकमेंडेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ जज कॉल्ड द कॉलेजियम। देयर आर टोटल 5 जज इन दिस कॉलेजियम, CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज। लेकिन यह कॉलेजियम नामक न्यायाधीशों के एक समूह की सिफारिश पर ऐसा करता है। इस कॉलेजियम में कुल 5 जज हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ जज। और इंडिया में अगर यदि पूछा जाए फ्रेंड कि किस विधि द्वारा इंडियन कोर्ट के मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति होती है, तो कॉलेजियम सिस्टम ये कई बार आ चुका है फ्रेंड। उसके बाद फिर बात करें क्वालिफिकेशन टू द बिकम सुप्रीम कोर्ट जज।
सर्वोच्च न्यायालय जज बनने के लिए योग्यता। तो पहला पॉइंट पे बात करें सिटीजन ऑफ इंडिया होना है, मतलब भारत के नागरिक। और सेकंड बात करें पॉइंट की तो मस्ट हैव बीन ए जज इन ए हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। मस्ट हैव बीन ए जज इन हाई कोर्ट फॉर द एटलीस्ट 5 ईयर, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो। और उसके बाद है मस्ट हैव बीन ए लॉयर इन ए हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक वकील रहा हो। मस्ट बी एन द इमिनिएंट जस्टिस जूरिस्ट, कानून का ज्ञाता होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम एज की बात करें तो नो, मतलब आयु जो एज का इसमें कोई वो क्राइटेरिया नहीं है फ्रेंड, न्यूनतम आयु का कुछ नहीं है। वदर बिफोर प्रेसिडेंट, ओथ जो है वो भी प्रेसिडेंट के समक्ष होता है। उसके बाद सैलरी की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी जो है 2.80 लाख पर मंथ है फ्रेंड। उसके बाद फिर बात करें अदर जजेस का तो उसका भी 2.50 लाख, मतलब 2.5 लाख रुपया पर मंथ है। और उसके बाद बात करें पेंशन की तो लास्ट मंथ सैलरी हाफ पेंशन, पिछले महीने का आधा वेतन, यानी पिछले मंथ का जो भी उसका सैलरी रहता है उससे आधा उसका पेंशन होता है। उसके बाद टेन्योर की बात करें तो इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता फ्रेंड। उसके बाद रिटायरमेंट की बात करें तो एज ऑफ 65 ईयर, मतलब 65 ईयर में वो रिटायर होते हैं। उसके रजिस्ट्रेशन की बात करें तो टू द प्रेसिडेंट। रेजिग्नेशन की बात करें तो सीधा अपना इस्तीफा किसको दे सकता है, राष्ट्रपति को देने का उसके पास अधिकार रहता है। उसके बाद रिमूवल की बात करें तो निष्कासन का तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 124 का ब्रैकेट 4 द प्रेसिडेंट शैल रिमूव इफ द proposal is passed by the 50% plus 1 of Lok Sabha and the Rajya Sabha separately total and the 2/3 majority of the प्रेसिडेंट वोटिंग। अनुच्छेद 124(4) के अनुसार यदि प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा के 50% प्लस 1 से अलग और वर्तमान और मतदान के 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति हटा देगा। क्या है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 124 ब्रैकेट 4 द प्रेसिडेंट शैल रिमूव इफ द प्रपोजल इज पास्ड बाय द 50% प्लस 1 ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा सेपरेटली टोटल एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वोटिंग। उसके बाद फिर बात करें हम लोग ग्राउंड ऑफ रिमूवल की तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मतलब सिद्ध कदाचार से उसको इमीडिएट हटाया जा सकता है। उसके बाद इनकैपेसिटी, अक्षमता की यदि हो तब उसको हटाया जा सकता है। उसके बाद फिर बात करें दूसरे पॉइंट पे तो टू ब्रिंग द रिमूवल प्रपोजल 100 MP विल साइन द प्रपोजल ऑफ लोकसभा और 50 MP राज्यसभा। हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए 100 सांसद लोकसभा या 50 सांसद राज्यसभा के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें नाउ द चेयरपर्सन ऑफ द हाउस लोकसभा एंड राज्यसभा कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अब सदन के अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसमें आते हैं, अस्वीकार या स्वीकार कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो टिल नाउ नो जज हैज बीन रिमूव्ड बट भी रामास्वामी 1993 वाज द फर्स्ट जज अगेंस्ट होम दिस मोशन वाज ब्राउट बट नॉट पास्ड बाय लोकसभा। अब तक किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है, लेकिन वी रामास्वामी 1993 पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ यह प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो एक्टिंग चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। एक्टिंग चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 126 में इसका जिक्र है। एंड HOC जज हाई कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस judge is appointed by the president and the high court judge is appointed for the short period of time when there is a shortage of judge to serve। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति थोड़े समय के लिए नियुक्ति राष्ट्रपति की जाती है। उसके बाद एड होल HOC judges is appointed by the president and the high court judge is appointed for the short period of time when there is a shortage of judges to serve। तथार्थ न्यायाधीशों की
नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति थोड़े समय के लिए की जाती है जब सेवा देने के लिए न्यायाधीशों की कमी होती है। उसके बाद फिर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, तो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय से के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन कॉल द रिटायर्ड जजेस फॉर सम टाइम्स फॉर द प्रेसिडेंट एंड असेंट टू वर्क इन द सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय में काम करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ समय के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बुला सकते हैं। उसके बाद फिर बात करें प्लेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, तो सुप्रीम कोर्ट इज सिचुएटेड एट द दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट कैन वर्क आउटसाइड दिल्ली ओनली इफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेक्स परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के बाहर तभी काम कर सकता है जब सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति से अनुमति ले। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो टू हियर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, संवैधानिक मामलों को सुनने के लिए बेंच ऑफ मिनिमम 5 जजेस इन मेड, न्यूनतम 5 न्यायाधीशों की पीठ बनती है। इवेन फॉर एडवाइजरी मैटर्स, आर्टिकल 143, सलाहकार मामलों के लिए भी अनुच्छेद 143। के बाद डिस्कशंस आर टेकन बाय द मेजोरिटी, निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। उसके बाद बात करें फिर तो सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज कॉल्ड द फेडरल कोर्ट, गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के संघीय न्यायालय मौलिक अधिकारों का गारंटर और संविधान का संरक्षक कहा जाता है। उसके बाद फिर बात करें पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, मूल क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 131। उसके बाद रिट जुरिडिक्शन, रिट क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 32। उसके बाद एडवाइजरी जुरिडिक्शन, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 143। उसके बाद फिर बात करें चौथा है कोर्ट रिकॉर्ड्स, अभिलेख अदालत, आर्टिकल 129। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। उसके बाद फिर है एपिलिएट जुरिडिक्शन, अपील क्षेत्राधिकार, क्रिमिनल अपील, आपराधिक अपील, आर्टिकल 134। अपील बाय द स्पेशल परमिशन, विशेष अनुमति से अपील, आर्टिकल 136। सिविल अपील, आर्टिकल 133। 10 कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, संवैधानिक अपील, आर्टिकल 132। उसके बाद फिर बात करें तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन, मूल क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 131। इसमें दिया है ओनली द सुप्रीम कोर्ट सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट, सरकारों के बीच के झगड़े सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही निपटाता है। उसके बाद दूसरा बात करें तो फर्स्ट केस वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1961, पहला मामला पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1961 में आया था। और फिर सेकंड पॉइंट की बात करें रिसेंट केस केरला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021, ताज़ा मामला केरल बनाम भारत संघ 2021 था। दूसरी बात करें रिट जुरिडिक्शन की, तो क्षेत्राधिकार रिट जुरिडिक्शन 132, आर्टिकल 32 में इसका डिस्कशन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट दैट कैन बी इशूड टू इन्फोर्स ऑफ फंडामेंटल राइट, मूलाधिकार लागू करने के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी करी जा सकती है। तीसरा बात करें हम लोग तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन, सलाहकारी क्षेत्राधिकार। द प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस वन एनी लीगल क्वेश्चन ऑफ द पब्लिक इम्पोर्टेंस, राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के लिए किसी कानूनी सवाल पर सलाह ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो द सुप्रीम कोर्ट कैन गिव एडवाइस इफ इट ऑल्सो डिजायर बट एडवाइस हैज टू बी गिवन वन एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और सर्टिफिकेट। सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो सलाह दे सकता है, लेकिन संविधान से पहले कि किसी समझौते या कॉन्ट्रैक्ट या सर्टिफिकेट पर सलाह देनी होगी। फर्स्ट केस दिल्ली लॉ केस 1951, पहला मामला दिल्ली कानून मामला था 1951 का। चौथा बात करें तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, अभिलेखीय अदालत, आर्टिकल 129। सच पावर मीन्स द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर केप्ट ऑन द ऑर्डर फॉर एवर, ऐसी शक्ति का मतलब सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाइयाँ हमेशा के लिए रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। उसके बाद फिर बात करें तो इम्प्रिजमेंट फॉर द डिफेमेशन कॉन्सेप्ट इज द पनिशबल विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 6 ईयर और ये फाइन ऑफ 2000, तौहीन अवमानना के लिए 6 साल तक जेल या 2000 रुपये का जुर्माना लगा सकती है। बात करें पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की न्यायिक समीक्षा शक्ति, इट कैन एक्सट्रीम द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ और ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र या राज्य सरकारों के बीच कानूनी या आदेश की हमें से
संवैधानिकता की जांच कर सकती है। उसके बाद 7वां बात करें तो क्रिमिनल अपील, आपराधिक अपील, आर्टिकल 134, इफ द हाई कोर्ट हैज गिवन डेथ पेनल्टी और लाइफ टर्म ऑफ 10 ईयर ऑफ द imprisonment, then an appeal can be made, but if the high court has found the sentence to be wrong, then the Supreme Court cannot appeal against the high court's decision. हाई कोर्ट डिसीजन, अगर उच्च न्यायालय ने मृत्यु दंड या आजीवन कारावास या 10 साल की कैद दिया है तो अपील हो तो अपील सकती है, 10 साल की कैद की अपील दे सकती है। लेकिन अगर उच्च न्यायालय ने सजा को गलत पाया तो सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकती है। उसके बाद 8वां पॉइंट पे बात करें तो अपील बाय द स्पेशल परमिशन, विशेष अनुमति से अपील, आर्टिकल 136, द सुप्रीम कोर्ट कैन अलाउ एन अपील इन एनी केस इफ इट सो डिजायर, सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो किसी भी मामले अपील की इजाज़त दे सकते हैं। उसके बाद 9वां पॉइंट पे बात करें तो सिविल अपील, आर्टिकल 133, सिविल अपील, इफ देयर इज ए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ऑफ हाई कोर्ट एंड द जनरल इम्पोर्टेंस, अगर उच्च न्यायालय और सामान्य महत्व का पूरक सवाल हो। उसके बाद 10वां पॉइंट पे बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, संवैधानिक अपील, आर्टिकल 132। उसके बाद फिर दिया है इफ द हाई कोर्ट सेज बाय द गिविंग ए सर्टिफिकेट that there is a question of law in this case which can be done by the interpretation of the constitution, so an appeal can be made to the हाई कोर्ट, अगर उच्च न्यायालय कहे सर्टिफिकेट देकर कि केस में कानून का ऐसा सवाल है जो संविधान की व्याख्या से हो सकती है तो उच्च न्यायालय में अपील हो सकती है। उसके बाद फिर बात करें अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विच लाइन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज फाइनली डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, संविधान की किस लाइन का मतलब क्या है, इस फैसला आखिरी तौर पर सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, कुछ मामलों का स्थानांतरण, इन आर्टिकल 139 ये द सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर ये केस फ्रॉम द हाई कोर्ट टू itself, it can the transfer it from one high court to another, आर्टिकल 139 ये, आर्टिकल 139 ये में सर्वोच्च न्यायालय के किसी मामले को उच्च न्यायालय से अपने पास भिगो सकती है या एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सकती है। ऑल कोर्ट्स हैव टू ओबे द ऑर्डर्स मेड और गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 141, सर्वोच्च न्यायालय के बनाए या दिए आदेश सभी अदालतों को मान्य होंगे, आर्टिकल 141 में इसका जिक्र है। उसके बाद करेटिव पिटीशन की बात करें तो उपचारात्मक याचिका, द सुप्रीम कोर्ट कैन मेक एनी ऑर्डर इट इन द पेंडिंग मैटर अंडर आर्टिकल 142 विच इज द कंसिडर्ड द नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस, आर्टिकल 142 में पेंडिंग मामले में कोई आदेश सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है जो मामला निपटाने के लिए जरूरी लगे। द राम मंदिर बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट वाज सेटल्ड अंडर दिस, राम मंदिर बाबरी मस्जिद का झगड़ा इसी के तहत निपटाया गया। ऑल ऑफिसर्स शैल वर्क इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 144, सभी अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में काम करेंगे, ये आर्टिकल 144 में इसका जिक्र है। उसके बाद फिर हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वाज द कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 214 से 231, भारत के उच्च न्यायालय का गठन भारत के संविधान के भाग 6 के अनुसार किया गया था, इसका जिक्र अनुच्छेद 214 से 231 में है। द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वाज द इनॉग्रेटेड 1862, देयर वर 3 हाई कोर्ट्स ऑफ द कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, भारत के उच्च न्यायालय का उद्घाटन 1862 में हुआ था, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में 3 उच्च न्यायालय थे। द इलाहाबाद हाई कोर्ट वाज द इनॉग्रेटेड 1886, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का उद्घाटन 1866 में हुआ था। आर्टिकल 214, देयर शैल बी ए हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट, आर्टिकल 214, हर राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 214 में इसका जिक्र है। उसके बाद फिर 7th अमेंडमेंट 1956, देयर में बी ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, 7th अमेंडमेंट 1956, 2 या ज़्यादा राज्यों के लिए
एक साझा कॉमन उच्च न्यायालय हो सकेगा। इन 2002 देयर आर द 25th हाई कोर्ट। 2022 में 25 उच्च न्यायालय हैं। उसके बाद हाई कोर्ट जज अपॉइंटमेंट की बात करें तो द जज ऑफ द हाई कोर्ट आर द अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बट he does this on the recommendation of the group of judges called the collegium. There are total 3 judges in the collegium, 1 CGI plus 2 senior most high court judges। लेकिन वह कॉलेजियम नामक न्यायाधीशों के एक समूह की सिफारिश पर ऐसा करता है। इस कॉलेजियम में कुल 3 जज हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ जज। उसके बाद क्वालिफिकेशन टू बिकम हाई कोर्ट जज। उच्च न्यायालय जज बनने के लिए योग्यता सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट हैव बीन ए लॉयर इन हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मस्ट हैव बीन एट ए जुडिशियल पोस्ट ऑफ फॉर एटलीस्ट 10 ईयर। किसी न्यायिक पद पर कम से कम 10 वर्षों तक रहा हो, जैसे जिला जज। उसके बाद मिनिमम एज की बात करें तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, एज फिक्स नहीं है। ओथ की बात करें बिफोर गवर्नर, ये राज्यपाल के सामने शपथ लेते हैं राज्यपाल के समक्ष। सैलरी की बात करें चीफ जस्टिस का तो 2.5 लाख रुपया पर मंथ है। उसके बाद अदर जजेस की बात करें तो 2.25 लाख रुपया है। हाई कोर्ट की जज की बात कर रहे हैं फ्रेंड। उसके बाद पेंशन की बात करें तो लास्ट मंथ सैलरीज हाफ, लास्ट मंथ का जो सैलरी रहता है उससे आधा। उसके बाद टेन्योर की बात करें तो नॉट फिक्स, इसका भी कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है। उसके बाद रिटायरमेंट के की बात करें तो इसकी रिटायरमेंट के जो एज है वो 62 ईयर्स है। उसके बाद रिमूवल की बात करें तो लाइक द सुप्रीम कोर्ट जजेस इज रिमूव्ड, जैसे सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश हटाया जाता है वैसे ही इसका भी है। उसके बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो एक्टिंग चीफ जस्टिस का तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल 223 उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसके बाद एडिशनल जज की बात करें तो इफ देयर इज मोर वर्क इन द हाई कोर्ट देन द प्रेसिडेंट कैन द अपॉइंटमेंट फॉर 2 ईयर्स। आर्टिकल 224 उच्च न्यायालय में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 2 राष्ट्रपति, कम से कम हो तो राष्ट्रपति 2 साल तक के लिए नियुक्त कर सकता है। उसके बाद फिर बात करें रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। रिटायर्ड जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। रिटायर्ड जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।